चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और अगला एलिमेंट है हमारे पास सोलेनॉइड। ठीक है, सुनिएगा क्या होता है सोलेनॉइड, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो ये ऐसा हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रॉड है जिसको हम लोग एज अ फ्रेम यूज करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है ऐसा मान लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक लॉन्ग वायर है। ये है हमारे पास नॉन कंडक्टिंग रॉड जिसे हम लोग एज अ फ्रेम यूज करने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब है ये रॉड है और हमारे पास एक लंबी सी वायर है। इस वायर को हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल क्लोजली लपेट देते हैं, क्लोजली, बिल्कुल क्लोजली, बिल्कुल क्लोजली लपेट देते हैं। इसे मेरे कहने का मतलब है कि ये ऐसे वायर है और इस वायर को इसके ऊपर बिल्कुल क्लोजली लपेट रखा है, ऐसा। आई बात समझ? तो ये जो चीज बनकर तैयार हो रही है, इसी चीज को कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम है और उसके ऊपर क्लोजली लपेटे हुए कुछ टर्न्स हैं वायर के। ओके, करंट हमारे पास ऐसा आएगा और ऐसा सा करंट चलकर चला जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है यही सोलेनॉइड है। सुनिएगा, सबसे पहले यदि इस नॉन कंडक्टिंग रॉड की लेंथ एक बार के लिए L मान लेते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N मान लेते हैं कि L यूनिट लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसे कहते हैं टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल n से। ये होगा कैपिटल N बाई L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। कहने का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। अब यदि आपको इस वायर का थिकनेस बता दिया जाए, मतलब वायर का डायामीटर बता दिया जाए, वायर का डायामीटर बता दिया जाए, तो ये मैंने क्या बोला था, ये बिल्कुल क्लोजली लपेटे हुए हैं, क्लोजली लपेटे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो लेंथ L है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इस वायर का डायामीटर यानी कि थिकनेस, ऐसा होगा? लिख सकते हैं ना, क्योंकि बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। ऐसे दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया बीच में सेपरेशन है, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो सेपरेशन। ठीक, तो ये जो टर्न डेंसिटी है ये आप लिख लेंगे कैपिटल N बाई N इंटू टी। तो N से N कैंसिल आउट हो गया और टर्न डेंसिटी आ रहा है 1 अपॉन थिकनेस T के बराबर। ये याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि थिकनेस बता दिया जाता है तो वहीं से आपको टर्न डेंसिटी निकालना होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एक बार के लिए कि थिकनेस है 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर इस वायर का थिकनेस, तो टर्न डेंसिटी कितना होगा? तो टर्न डेंसिटी होगा 1 अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं 1000 बाई 4 यानी कि 250 टर्न्स पर मीटर। 1 मीटर में 250 टन। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, खैर ये तो एक बात हुई। हमें करना क्या है, तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? तो ये है सोलेनॉइड की एक्सिस, ये सोलेनॉइड की एक्सिस है। हमें इसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट्स से यहां पर कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ऐसा है कि मैं मान लेता हूं कि P से लेफ्ट की तरफ का ये जो डिस्टेंस है वो L1 है और P से राइट की तरफ का ये जो डिस्टेंस है ये L2 है। ओके, मतलब ये L1 प्लस L2 मिलाकर टोटल लेंथ L के बराबर है। P कोई रैंडम पॉइंट। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस, वो रेडियस हम लोग एक बार के लिए कैपिटल R मान लेते हैं। रेडियस क्या है? रेडियस है कैपिटल R। चलिए, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने के बारे में सोचें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे इस पॉइंट P पर? तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए मेरे पास एक प्लान है। वो प्लान ये है कि आप एक काम कीजिए, आप इस पॉइंट P से
कुछ x डिस्टेंस दूर जाइए, x डिस्टेंस दूर जाइए और ऐसा सा एक कट लगाइए, ऐसा ऐसा, ठीक है। फिर से इसी पॉइंट P से x प्लस dx डिस्टेंस दूर जाइए और एक दूसरा कट लगाइए। मतलब हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है, तो एक एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया है जो कि एक रिंग शेप का होगा। ये वाली बात समझ आ रही है कि ये जो dx डिस्टेंस में जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है वो एक रिंग है, रिंग। ओके, क्या है, एक रिंग है। तो एक काम करेंगे कि इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पर एक मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और वैसी ही दूसरी जितनी रिंग होगी, सारी की सारी रिंग इस पॉइंट पी पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी, सबको जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आ रही है बात समझ? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। तो आप बोलेंगे एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल एन है, तो रिंग की थिकनेस है dx, तो रिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल n इंटू dx है। रिंग में फ्लो होने वाला करंट वही I ही रहेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रिंग की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए? किसी करंट कैरिंग रिंग की एक्सिस वाला फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में निकाला था, याद है ना? नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं कि ये ऐसा हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में ही डिराइव किया है। इसमें यदि ऐसा सा कोई एक करंट है I, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है R, ये है इसका सेंटर C, ये इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस आगे इधर किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको याद रखना सिखाया था, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एन इंटू आई इंटू ए बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, याद है ना? एक काम कीजिए, इसको ऐसा लिख लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स है आई इंटू एरिया, आप चाहें तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी याद रख सकते हैं कि म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। बहुत जगहों पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस का यही फॉर्मूला लिखा ही रहता है, ठीक है? तो इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैंने शायद उधर नहीं बताया था कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हैं, बस वही काट पीट दिया है, ठीक है? चलिए, तो इस छोटे से एलिमेंटल रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर, लेट से इसमें जो करंट है वो करंट ऐसा नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में बनेगा। तो बनने वाली जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है dB, ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB क्या लिखेंगे? dB कहने का मतलब इस एलिमेंटल रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर बनने वाली छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। तो dB हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, नंबर ऑफ टर्न्स है n इंटू dx इंटू करंट I बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, ओके। चलिए, इसी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा -L1 पर, आखिरी एलिमेंट मिलेगा +L2 पर, और ये मैग्नेटिक फील्ड 0 से B के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है B, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 स्मॉल n आई आर स्क्वायर, तो निकाल लिया बाहर। इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे पास dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 का, -L1 से +L2 तक। ठीक है, इसको इरेज कर दूं? चलिए, इंटीग्रेशन अलग से लिख देता हूं, इंटीग्रेशन अलग से हम लोग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 का। ठीक है, एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा इस ज्योमेट्री को देखिएगा कि ये था आपका ऐसे x डिस्टेंस आगे पॉइंट P से, x डिस्टेंस आगे आके रिंग बनाया था, ये रेडियस r है। ठीक है, एक बार के लिए मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूं, इस वाले एंगल को। ठीक है, इस एंगल का क्या नाम निकाल लेते हैं,
थीटा नाम निकाल लेते। तो tan थीटा क्या होगा यहां पर? tan थीटा इज इक्वल टू x बाई आर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ tan थीटा। तो dx क्या होगा? dx इज r tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो चलिए ये dx की बजाय लिख देंगे क्या? dx की बजाय लिख देंगे r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो x की बजाय r tan थीटा लिखा है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली लिख दूं कि यहां से आप ये r स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रेज टू दी पावर कितना है? 3/2, ठीक है। तो बताइए ये क्या आ रहा है? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, r क्यूब सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ इतना समझ आया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट इस r से r क्यूब काटिए, क्या बचा? r स्क्वायर बचा, सेक स्क्वायर से ये कैंसिल आउट बचा, कैंसिल आउट हो गया तो सेक थीटा बचा। रेडियस तो कांस्टेंट है तो ये हो गया 1 बाई आर स्क्वायर, तो आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका रह गया? 1 बाई सेक थीटा यानी कि कॉस थीटा डी थीटा का। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये ट्रायंगल याद है, इसी से साइन थीटा की वैल्यू लिख दीजिए, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेटेड जो रिजल्ट है 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो रिजल्ट लिख लें। चलिए रिजल्ट में नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, और ये जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है, ये जो इंटीग्रेशन किया है इसका रिजल्ट ये 1 बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई अंडर रूट ऑफ, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 बाई आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट ही है, इंटू एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें लिमिट यहां पर डालना है, कहां से कहां तक? -L1 से +L2 तक। तो आर स्क्वायर तो निपट गया। ये क्या आ गया हमारे पास? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू ये हो रहा है L2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस L1 बाई अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये L1 L2 पहचान तो रहे हैं ना? मैं एक बार फिर से ये सोलेनॉइड ड्रॉ करके दिखा देता हूं, देखिए। तो ये था हमारा सोलेनॉइड, ये है इसकी एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल रहे थे इधर किसी पॉइंट P पर, ये डिस्टेंस मैंने लिया था L1 और ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया था L2, और जो इसकी रेडियस वो रेडियस है R, ठीक है। तो यदि एक बार के लिए हम लोग यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें और यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, इस एंगल का नाम निकाल देते हैं θ1 और इस एंगल का नाम निकाल देते हैं θ2। तो बताइए जरा L1 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? ये डिस्टेंस L1 है और ये वाला जो जिसको मैंने ग्रीन लाइन से डिनोट किया है cos थीटा है, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का फॉर्मूला याद रख लीजिए, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ θ1 प्लस कॉस ऑफ θ2। तो ये है हमारे पास एंड रिजल्ट, दिस इज द एंड रिजल्ट। मतलब मैंने तो डिराइव करके दिखा दिया है, पर डेरिवेशन वगैरह बोर्ड में नहीं है। जेई मेन या नीट के लिए भी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ एडवांस के लिए आप डेरिवेशन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो हमारा सारा का सारा काम है वो तो एंड रिजल्ट से ही चल जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ये थीटा 1 थीटा 2 आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, ये एक्सिस से इस लाइन के बीच बनने वाला ये एंगल है थीटा 2 और ये वाला एंगल है हमारा थीटा 1। ठीक है, चलिए हाँ भाई चलिए आइए, इसके आगे हम लोग सोलेनॉइड के ऊपर एक छोटा सा सवाल बनाते हैं। तो ये सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है कि आपको बता दिया गया है वायर का थिकनेस है 2 मिलीमीटर का। तो सबसे पहले ये जो थिकनेस दे रखा है वहां से क्या करेंगे, टर्न डेंसिटी निकाल लेंगे। तो टर्न डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻³ यानी 10⁻³ यानी कि 500 टर्न्स पर मीटर है। ठीक है, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। आपसे पूछा गया है कि ये यहां पर कोई पॉइंट है P, यहां पर कोई पॉइंट है Q, पॉइंट P और Q दोनों जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। ठीक है, तो यदि आप पॉइंट P से सोलेनॉइड के टॉप पॉइंट को ज्वाइन करें और फिर ये पॉइंट P से सोलेनॉइड के दूसरे एंड के टॉप पॉइंट को ज्वाइन करें, तो ये वाला एंगल हमारा है थीटा 1 और ये वाला एंगल जो है ये एंगल है थीटा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P पर, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर कितना होगा, म्यूनॉड Ni/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2। ये ठीक है, तो म्यूनॉड की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। स्मॉल एंड टर्न डेंसिटी है हमारे पास 500। करंट I कितना है, करंट I है 2 एम्पियर बाई 2। कॉस ऑफ थीटा 1 कितना लिखा बताइए, तो ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया √100 प्लस 25 125। ठीक है, और फिर ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 15 का स्क्वायर 225 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी कि ये हो गया √250। ये ठीक है, ओके। तो cos θ1 है 10/√125 और cos ऑफ θ2 है 15/√250। अच्छा, यहां मैंने डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में ही छोड़ दिया क्योंकि अल्टीमेटली आपको एंगल निकालना है ना, तो डिस्टेंसेस मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 से 2 नहीं पड़ गया तो कितना हो गया, 20 पाई इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू ये 10/√125 प्लस 15/√250। ठीक है, ये तो पॉइंट P पर है, Q पर बताइए। तो यदि आप पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं तो फिर Q के लिए ये वाला एंगल आपका θ1 हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका θ1 हो जाएगा। और θ2 कितना हो जाएगा, θ2 आपका 90 हो जाएगा, 90। θ2 कितना हो जाएगा, 0 नहीं होगा, θ2 90 हो जाएगा पॉइंट Q के लिए। ठीक है, तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, सिमिलरली हम लोग लिखेंगे इसको म्यूनॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स है 500, करंट है 2 एम्पियर का डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कॉस ऑफ θ1 की वैल्यू लिखेंगे और कॉस ऑफ θ2 कितना है, कॉस ऑफ θ2 90 है। ठीक है, चलिए तो वैल्यूज डालते हैं हम लोग। तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो इसको मैं सीधा ही लिख लेता हूं, दिस इज 20 पाई इंटू 10⁻⁻⁵। कॉस ऑफ θ1 कितना होगा, कॉस ऑफ θ1 25 अपॉन √, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस √25 यानी कि 625 प्लस 25, तो ये तो √650 है। ठीक है, √650, cos 90 कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये है भाई मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कहां, Q पर। बताइए कोई दिक्कत वाली बात है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए,
लिखिए आइडियल सॉलिनॉइड। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? आइडियल सॉलिनॉइड के बारे में। सीबीएसई या आईसीएसई में सिर्फ यही टॉपिक है, आइडियल सॉलिनॉइड ही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आइडियल सॉलिनॉइड कहने का मतलब क्या? आइडियल सॉलिनॉइड सिंपली कहने का मतलब है कि जो सॉलिनॉइड है उसकी लेंथ काफी ज्यादा बड़ी है। लेंथ काफी ज्यादा बड़ी है किसके मुकाबले? रेडियस के मुकाबले, ठीक है। ये एक्सेस हो गया। ये जो सॉलिनॉइड की लेंथ है, आइडियल सॉलिनॉइड बोलूं या इसी को लॉन्ग सॉलिनॉइड भी बोल सकते हैं, लॉन्ग सॉलिनॉइड, ठीक है। मतलब कि जो लेंथ है, लेंथ काफी ज्यादा बड़ा है रेडियस से, ये रेडियस, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास ऐसे कोई एक वायर था, इस वायर को बिल्कुल क्लोजली हम लोगों ने इसके ऊपर लपेट रखा है, इस वायर को इसके ऊपर बिल्कुल क्लोजली ऐसा लपेट रखा है। इधर से करंट आ रहा है आई, ये करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला हम लोगों ने बकायदा डिराइव कर ही लिया है, उसी रिजल्ट को हम लोगों को इधर यूज कर लेना है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सॉलिनॉइड है, तो यहां एक बार के लिए देखिएगा इस चीज को कि ये मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। यदि सेंट्रल रीजन में इधर कोई हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, और यहां पे हमें कैलकुलेट करना है वही थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू, तो ये थीटा 1 या थीटा 2 कितना होगा? ये वाला एंगल होगा हमारा थीटा 1 और ये वाला एंगल होगा हमारा थीटा 2, ठीक है। तो थीटा 1 ये डिस्टेंस है L1 है, ये वाला डिस्टेंस L2 है, ये डिस्टेंस R है, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेनियस है, चूंकि R काफी ज्यादा छोटा है, R काफी ज्यादा छोटा है, तो ये जो हाइपोटेनियस है वो भी लगभग लगभग बेस के बराबर ही होगा। तो इस सिचुएशन में ये जो थीटा 1 है या जो थीटा 2 है, दैट इज लगभग लगभग 0 के ही आस पड़ोस का होगा। एंगल काफी छोटे होंगे ना, ठीक है, क्योंकि ये L1 L2 काफी बड़े हैं इस R के मुकाबले, तो बनने वाला ये जो एंगल थीटा 1 या थीटा 2 है बहुत ज्यादा छोटा है, छोटा है, ठीक है। तो ऐसे ही सोलेनॉइड को हम लोग आइडियल सोलेनॉइड बोल रहे हैं, जहां पे थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट NI/2 इनटू कॉस थीटा 1 0 प्लस कॉस थीटा 2 वो भी 0, तो 0 प्लस मतलब कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1, तो ये 1 + 1 इससे कैंसल आउट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI, ठीक है। आई बात समझ? तो किसी आइडियल सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट इनटू स्मॉल n इनटू आई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, ये सॉलिनॉइड के सेंट्रल रीजन में, सेंट्रल रीजन में, ठीक है, क्योंकि इसी रिजल्ट को हम लोग एक बार और, जो इसी रिजल्ट से मेरे कहने का मतलब है जो मेन रिजल्ट था उसी को हम लोग एक बार और यूज करेंगे। और अब यदि मैं बोलूं कि मुझे है ना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इधर किसी पॉइंट पर, यहां ये एज पर, एज पर, तो अब यदि आप एज पर कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला एंगल आपका थीटा 1, ये वाला एंगल थीटा 1, ठीक है, और थीटा 2 कितना होगा एज पर? 90। ये एज पर, ये तो थीटा 2 तो आपका 90 हो जाएगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एज ऑफ सॉलिनॉइड, तो वो क्या हो जाएगा? वो म्यू नॉट NI/2 इनटू कॉस ऑफ थीटा 1, थीटा 1 तो 0 ही है, थीटा 1 कितना है? 0, और थीटा 2 कितना है? थीटा 2 है 90, ठीक है। तो ये कितना आ गया?
ये आ रहा है म्यूनॉड एन आई बाई 2। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एज ऑफ द सोलेनॉइड। तो एक्सिस पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एज पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड से 2 गुनी है, 2 गुनी। ठीक है, चलिए सेंट्रल रीजन में निकाल लिया, एज पर निकाल लिया। अब यदि कोई पूछ ले कि बाहर किसी पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर किसी पॉइंट पर, बाहर किसी पॉइंट पर यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, ये समझ गए इतना? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं कि ये सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड, और ये इसकी एक्सिस। अब मान लेते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर इधर किसी पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो θ1 क्या होगा? θ1 होगा ये एंगल, ये वाला एंगल होगा θ1। θ2 क्या होगा? θ2 ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा θ2। समझ रहे हैं? ठीक है। ओके, तो ये θ1 तो काफी छोटा नजर आ रहा है। θ1 इज लगभग लगभग 0 डिग्री के ही बराबर का है, और यदि θ1 0 डिग्री के बराबर का है तो θ2 कितना होगा? θ2 लगभग लगभग 180 डिग्री के आस पड़ोस का होगा। ठीक है, मतलब ये आप सोलेनॉइड से जितना ज्यादा दूर जाएंगे, उस सिचुएशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि आप सोलेनॉइड से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, तो वहां पर यदि θ1 लगभग 0 डिग्री के बराबर का है तो उस सिचुएशन में θ2 लगभग लगभग 180 डिग्री के बराबर का होगा। और अब यहां पे मैं ये कह रहा था θ1 आपका 0 है, इतनी बात समझ में आ रही है, और θ2 कितना है? 180 डिग्री है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप आउटसाइड के किसी पॉइंट पर लिख रहे हैं तो ये म्यूनॉड एन आई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ θ1 0 डिग्री प्लस कॉस ऑफ θ2 180 डिग्री। तो cos 0 डिग्री 1, cos 180 -1, ये कट पिट कर हमारे पास हो जाएगा 0। यानी सोलेनॉइड के बहुत बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? 0 है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए मैं एक आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये रिजल्ट इरेज कर दूं, ये लिख लिया ना? देखिए, तो ये y एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड और x एक्सिस के अलोंग है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन, तो ये पूरा वैसा रीजन मैं कह रहा हूं कि जहां पर θ1 और θ2 दोनों लगभग लगभग 0 डिग्री के ही आस पड़ोस के हैं। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगभग कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। वो वैल्यू मैं बी नॉट लिख देता हूं। ये जो बी नॉट है, ये बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, तो इस पूरे सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगभग कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, फिर जैसे ही आप ये एज पर आते हैं, एज पर, तो एज पर मैग्नेटिक फील्ड घटकर कितना हो जाता है? एज पर मैग्नेटिक फील्ड घटकर बी नॉट बाई 2 हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड घटकर कितना हो गया? बी नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है, यहां से अब आप और बाहर जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड घटते 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 0 हो जाएगा। ओके, तो कुछ ऐसा सा मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ हम लोग वेरिएशन सोलेनॉइड के लिए या आइडियल सोलेनॉइड के लिए बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आइडियल सोलेनॉइड के ऊपर बेस्ड ये एक छोटा सा सवाल है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि S1, S2 और S3 तीन आइडेंटिकल आइडियल सोलेनॉइड है। ठीक है, यहां ऊपर से करंट आ रहा है I। ठीक है, और आपको ये बताया गया है कि ये पॉइंट A है, ये B है, C है और ये D है। A बीच का कोई पॉइंट लग रहा है, B एक्सट्रीम का कोई पॉइंट लग रहा है, C मिड का यानी कि वही सेंट्रल रीजन वाला कोई पॉइंट लग रहा है, D फिर से एक्सट्रीम वाला कोई पॉइंट लग रहा है। यहां करंट I है तो ऑब्वियसली ये करंट I/2 और I/2 में डिवाइड हुआ होगा। सिंपल। पॉइंट A पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 20 मिली टेस्ला है A पर।
यदि पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड 20 मिली टेस्ला है, तो इस दूसरे सोलेनॉइड के भी सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 20 मिली टेस्ला ही होगा। और सोलेनॉइड के सेंट्रल रीजन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, उसके एक्सट्रीम पर उसकी एग्जैक्टली हाफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी कि यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 20 मिली टेस्ला ही होगा। तो पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड उसका एग्जैक्टली आधा, यानी कि 10 मिली टेस्ला होगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट बी 10 मिली टेस्ला होगा, ये ठीक है। या यहां पर भी कोई पॉइंट होता तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता? 10 मिली टेस्ला ही होता। अब ये दोनों करंट I/2 जुड़ गए और यहां पर करंट कितना हो गया? I। तो इस सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप इस ये 20 मिली टेस्ला को आप क्या लिख सकते हैं? तो ये जो 20 मिली टेस्ला है, आप इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट n I/2, है ना। तो यहां बताइए सी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट सी इज म्यू नॉट इंटू एन। एन सेम क्यों है? क्योंकि सोलेनॉइड्स आइडेंटिकल है, ठीक है। और यहां पर फ्लो होने वाला करंट कितना है? आई है। यानी कि जो भी यहां ए पर मैग्नेटिक फील्ड था, उसका एग्जैक्टली 2 गुना मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट सी पर होगा। तो पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 40 मिली टेस्ला। यदि पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड 40 मिली टेस्ला है, तो उसका एग्जैक्टली आधा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट डी पर होगा, यानी कि 20 मिली टेस्ला होगा। ठीक है।